फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर, और जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज कर रखे थे। और आज आगे हम लोग फिजियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस उसके बाद जो भी डिफरेंट वेरियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के इस चैप्टर के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड। टीजीटी पीजीटी की डेट्स आउट हो गई हैं, आप सभी को पता है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल आप लोग तेज़ कर लीजिए, ज़ोरों शोरों से कर लीजिए और कमर कस लीजिए। अब बिल्कुल रिवीजन ही होगा और बस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ही करनी है आपको लास्ट टाइम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन वो है व्हाट फॉर द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, और लास्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी जो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। और ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखिए जो नेफ्रॉन्स होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो किडनी होती है उसमें 2 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, 2 टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। और एक जो टाइप होता है वो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो जो पहला हमारे पास टाइप है वो क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ओके, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आप नेम से समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पे 85% तक होते हैं, 85% होते हैं टोटल नेफ्रॉन के। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। ओके, और इसकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा कोइल्ड होती हैं। लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और जो ये मेड्यूला तक एक्सटेंड करता है। ओके, वासा रेक्टा एब्सेंट होती है और बहुत ही या फिर बहुत ही रिड्यूस होती है। तो इस टाइप के नेफ्रॉन्स में जो वासा रेक्टा होती है वो रिड्यूस्ड होती है। ओके, वासा रेक्टा जो है वो रिड्यूस्ड है। एंड जो ग्लोमेरुलाई होते हैं वो आउटर कॉर्टेक्स में होते हैं। नाउ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास, इसको मैं नेम लिखूंगी JM। ओके, JM नेफ्रॉन्स के नेम से मैं इसको बताऊंगी आपको। और ये यहाँ पे जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं ये 15% होते हैं टोटल नेफ्रॉन का। ओके, टोटल नेफ्रॉन का 15% होते हैं और ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये कॉर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने 2 टाइप के नेफ्रॉन्स बता दिए हैं आपको, जिसमें कि एक हमारे पास कॉर्टिकल है और दूसरा हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। और ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है इसमें क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है बहुत ही लॉन्ग होता है। और यहाँ पे देखिए जो वासा रेक्टा होती है वो जो है लूप ऑफ हेनले के ऊपर पाई जाती है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। कब एक्टिव होते हैं, जब वाटर की शॉर्टेज होती है, यानी वाटर की कमी होने पर ये एक्टिव हो जाते हैं और ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शंस को बढ़ाते हैं और वॉल्यूम जो है, प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है ब्लड में, उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम लोग एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लेंगे तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे, या नेफ्रॉन को कहते क्या है, नेफ्रॉन को यहाँ पे आप लोग रीनल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। नेफ्रॉन को हम लोग और क्या कहेंगे, रीनल ट्यूब्यूल। ओके, रीनल ट्यूब्यूल के नाम से भी जानते हैं, या तो फिर इसको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। ओके, तो ये 2 और नाम आपको पता चल गए यहाँ पे 2। और यहाँ पे जो नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल होती है ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, तो किसकी यूनिट होती है, ये होती है यूनिट ऑफ किडनी। तो ये किडनी की यूनिट होती है, इसको आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो नेफ्रॉन होता है उसमें 2 पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 पार्ट्स होते हैं, हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलस। ओके, एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। तो और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल। ओके, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल। और यहाँ पे ये जो रीनल ट्यूब्यूल होती है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपका आ जाता है बोमन कैप्सूल, जिसको मैं BC से लिखने जा रही हूँ। नाउ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो PCT है। और यहाँ पे आपका जो लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए LOH लिख दे रही हूँ लूप ऑफ हेनले के लिए। और यहाँ पे आपका आएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि DCT। ओके, तो
यहाँ पे देखिए जो मैल्पिघियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो मैल्पिघियन बॉडी होती है वो क्या होती है, तो मैल्पिघियन बॉडी, ओके, इसको मैल्पिघियन बॉडी और या तो फिर दूसरा इसका नाम होता है रीनल कॉर्पसल। ये जो होता है ये किससे बना होता है, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये बना होता है हमारे पास ग्लोमेरुलस से, प्लस ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, और ये बना होता है बोमन कैप्सूल से। यानी कि इन तीनों चीज़ों को मिला करके क्या कहेंगे, मैल्पिघियन बॉडी, ओके। इन तीनों को मिला के मैल्पिघियन बॉडी कहेंगे, या तो फिर इनको कहेंगे रीनल कॉर्पसल। तो अब देख लीजिए ये कॉम्प्लेक्स होता है, एक मैल्पिघियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ग्लोमेरुलस होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोमन कैप्सूल होता है, और इसको ही मिला करके मैल्पिघियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहा जाता है। नाउ बोमन कैप्सूल आपको पता है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने सब ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ है, देखा है। तो इसमें जो है कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड होता है, ओके। और यहाँ पे देखिए जो आपका ग्लोमेरुलस होता है, ओके। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, बहुत सारी मतलब इसमें कैपिलरीज होती हैं, यानी कि टफ कैपिलरीज होता है, जिसमें कि एक ब्लड वेसल जो होती है वो बोमन कैप्सूल में होती है, लाई करती है, ओके। नाउ ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को रिसीव करता है, किससे रिसीव करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से, ओके। यानी जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल, तो एफरेंट आर्ट्रियोल से ये ब्लड को रिसीव करता है, ओके। यानी कि आने देता है, एफरेंट से ये आने देता है, ब्लड को रिसीव कर लेता है। और जो ईफरेंट होती है, ओके, वो उसको अवे ले जाती है। तो ई से आपको अवे याद करना है, और ए से यानी एफरेंट से आपको ये क्या याद करना है कि ये आने दे रही है, इनटेक कर रहा है। तो ईफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को ले जाती है, ग्लोमेरुलस से बाहर लेकर के जाती है। तो नाउ अब यहाँ पे लूप ऑफ हेनले का जो कि क्वेश्चन है, तो मैं इस पर बात कर लेती हूँ। लूप ऑफ हेनले में देखिए 3 चीज़ें आती हैं। ये क्या होता है, हेयर पिन जो होती है बालों की, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यू के शेप का होता है लगभग। और डिसेंडिंग लिम्ब होता है इसमें, असेंडिंग लिम्ब होता है, और वॉसा रेक्टा होता है, ओके। 3 चीज़ें होती हैं। ये जो लूप ऑफ हेनले होता है इसमें एक होता है असेंडिंग लिम्ब, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, और एक होता है वासा रेक्टा, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो किसके लिए परमिएबल होता है। तो देखिए जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये किसके लिए परमिएबल होता है। देखिए पहली बात तो ये जो है इस सेगमेंट में क्या होता है, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि पैसिव डिफ्यूज़न को अलाउ करती हैं, ओके। ये क्या करती हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये पैसिव डिफ्यूज़न को अलाउ करती हैं, लेकिन सबके पैसिव डिफ्यूज़न को अलाउ नहीं करती हैं। ये कुछ सॉल्यूट्स के, जैसे कि आपका सोडियम प्लस है, ओके, क्लोराइड माइनस है, ओके। ये सारे ऑयंस जो हैं, ये दोनों ऑयंस और कुछ और सॉल्यूट्स, उनके पैसिव डिफ्यूज़न को अलाउ करती है। और डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, ओके। तो यहाँ पे और क्या चीज़ें होती हैं, देखिए ये जो है थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है, और एक्टिव सिक्रीशन जो होता है मेडुला का, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सोडियम आयन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये सोडियम आयन के लिए परमिएबल होता है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है, जो आपका पूरा नेफ्रॉन है उससे एब्जॉर्प्शन के, रीअब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल इज रेगुलेटेड बाय। तो अब यहाँ पर डिस्टल पार्ट के बारे में पूछा गया है। तो देख लीजिए ये जो ट्यूब्यूल का जो डिस्टल पार्ट होता है, यानी डिस्टल कॉन्डिनेटेड ट्यूब्यूल जो होती है, बहुत ही कॉइल्ड पार्ट होता है, और ये क्या कहते हैं, मैल्पिघियन बॉडी के बहुत ही पास में सिचुएटेड होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके अब्जॉर्प्शन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ADH है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये जो है हमारे पास ये क्या किसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ADH के लिए। ADH क्या होता है, ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके। ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो क्या कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसको और क्या कहते हैं, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
वैसोप्रेसिन। ओके, इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, ये समझ लीजिए। तो देखिए जो डिस्टल कॉन्डिलेटेड ट्यूब्यूल होती है ये जो भी क्या कहते हैं हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एल्डोस्टेरोन होता है, ओके, और वैसोप्रेसिन होता है, इन दोनों हार्मोन्स की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। ओके, जब एल्डोस्टेरोन का इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, तो जो सोडियम आयन होता है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है फिल्ट्रेट से। ओके, किस हार्मोन के प्रभाव में? ये जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में। दो हार्मोन को आपको याद रखना है। तो ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में सोडियम आयन का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है जो क्लोराइड आयन होता है उसके बारे में, और जो क्लोराइड आयन होता है वो पैसिवली, ओके, वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। नाउ अब यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है उसके बारे में बात करनी है। तो बाइकार्बोनेट जो होता है वो पास आउट हो जाता है। नाउ जो वैसोप्रेसिन या एडीएच होता है अगर वो अवेलेबल होता है तो वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है? यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं ADH। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, जिसमें है दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट्स एंड वाटर होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दी हार्मोन सिक्रीटेड बाय द किडनी इज। किडनी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? तो यहाँ पे जो किडनी से सिक्रीट होता है हार्मोन वो होता है एरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले इज मीन फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। या तो फिर इस क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म है कि व्हाट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट एट लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे देख लीजिए अब लूप ऑफ हेनले में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 है, जिसमें है एट विच स्टेज ऑफ द ऑर्निथिन साइकिल आर्जिनेज इज यूज्ड। नाउ आर्जिनेज जो है ऑर्निथिन साइकिल, आपको पता है लीवर में होती है ये साइकिल, और इसमें क्या होता है इसमें जो है यूरिया का सिंथेसिस होता है। तो अब ये जो साइकिल होती है इसमें जो आर्जिनेज है वो कहाँ पे यूज़ होता है? वो आर्जिनिन और एट विच स्टेज द ऑर्निथिन साइकिल आर्जिनेज इज यूज। तो क्या होगा? आर्जिनिन जो है और ऑर्निथिन, ओके, ये वाली स्टेज पे यूज़ होता है आर्जिनिन से ऑर्निथिन कन्वर्जन में। नाउ सेवेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा? सेवेंथ है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज कॉल्ड अ। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेवेंथ है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये होता है गाउट। बिल्कुल, बहुत ही ये फेमस है डिजीज़, और इसमें क्या होता है जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो गाउट का पेन होता है, गाउट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, ये चलने में भी प्रॉब्लम होती है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 8th है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इन द लिवर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो यूरिया के सिंथेसिस के लिए अभी जस्ट मैंने बताया है कि ऑर्निथिन साइकिल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि ऑर्निथिन साइकिल में ही लीवर में यूरिया का सिंथेसिस होता है। तो ये जो साइकिल होती है वो क्या कहलाती है? ऑर्निथिन साइकिल कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोटेशियम लेवल इज प्राइमरली बाय ट्यूब्यूलर। तो अब यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9th का, ये हो जाएगा बी। ओके, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है DCT में एंड या और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है DCT डिस्टल कॉन्डिलेटेड ट्यूब्यूल में और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेंस। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेंस बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें जो है क्या होता है? ये ब्लड माइनस सेल्स एंड प्रोटीन, यानी ब्लड में से सेल्स और प्रोटीन को जब हम लोग निकाल देंगे तो वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11th में है हमारे पास सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड इनटू एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज नोन एज। ओके, एमिनो एसिड का सेपरेशन एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या कहलाता है? यानी कि जब एमिनो एसिड टूटता है, या तो फिर रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू कीटो इज। कि जब एमिनो ग्रुप में जो है, जब एमिनो ग्रुप का रिमूवल होता है एमिनो एसिड से और फिर
कीटो एसिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डीएमिनेशन। ओके, क्योंकि एमिनो ग्रुप निकल रहा है तो डीएमिनेशन कहेंगे। जब वाटर निकलता है तो डिहाइड्रेशन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होगा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको सभी को मालूम है कि ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास होता है जब भी हमारे पास जब भी हम एटीपी का एनर्जी यूज़ होता है, ओके, और ये ग्रेडियंट के अगेंस्ट यूज़ होता है तो फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी ज़रूर यूज़ होगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इन मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में क्या होता है? मिक्चुरेशन आपको पता है यूरिन पास करना का प्रोसेस मिक्चुरेशन कहलाता है, तो इसमें यूरेथ्रा रिलैक्स करता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द 15 द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू। ओके, तो यूरिन का एक्सट्रैक्शन होता है ब्लड से, वो किसके थ्रू होता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 15th है उसके लिए क्या होगा? बोमन कैप्सूल होगा। ना बोमन कैप्सूल से होता है यूरिन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू बोमन्स कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड टू। तो जो वैसोप्रेसिन है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 16 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। वैसोप्रेसिन जो है वो यूरिन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास 17 है विच वन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी है ऑर्निथिन, सिट्रोलिन एंड आर्जिनिन, जिसको आप लोग OCA लर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बी वाला करेक्ट हो चुका है, ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, आर्जिनिन, जिसको हम लोग OCA भी लर्न कर रहे हैं, ओका या OCA से लर्न कर सकते हैं, ओका। नाउ अब यहाँ पे 18 जो है द मेन फंक्शन ऑफ हेनलेज लूप इज़। हेनले के लूप का मेन फंक्शन क्या होता है? तो अब इतना पढ़ने के बाद आप सभी लोग जान चुके हैं कि ये वाटर का कंजर्वेशन करता है। लूप का जो है हेनले का जो लूप है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। नाउ 19th में है हमारे पास विच वी कैन प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट यूरिन। दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाई अ स्पेशल मैकेनिज्म। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म। कह रहे हैं कि हम लोग कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे जो यूरिन में जो वाटर का जो अमाउंट है वो कंट्रोल है हो सकता है। जैसे कि कभी क्या होता है, आप लोगों ने जो है देखा होगा जब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा जब वाटर इनटेक होता है तो क्या होता है, जो यूरिन का कलर होता है और जो यूरिन का अमाउंट होता है बढ़ जाता है। यूरिन का कलर जो है वो लाइट येलो से थोड़ा वाइट सा हो जाता है, आई मीन कलरलेस होता है, इसको वाइट बोल सकते हैं आप नाउ। लेकिन जब कंसनट्रेटेड हो जाता है यूरिन तो लाइट येलो होता है, क्योंकि उसमें क्या पिगमेंट होती है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास यही पूछा गया है, दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाई ए स्पेशल मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म का क्या नाम है? तो इस मैकेनिज्म का नेम है काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हैनलेज लूप और वासा रेक्टा। ओके जी, काउंटर करंट मैकेनिज्म या जो हैनले के लूप में होती है या वासा रेक्टा में होती है उससे होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डायलाइजिंग यूनिट के बारे में। डायलाइजिंग यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। जब किसी का दोनों किडनी फेल हो जाता है तो उसको डायलिसिस पे रखा जाता है ना। जब किडनी का फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ यहाँ पे जो डायलाइजिंग यूनिट होती है उसमें एक फ्लूइड होता है विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज़। वो प्लाज्मा के ही जैसा होता है, सेम होता है, एक्सेप्ट कि एक चीज़ को छोड़ करके। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ऑप्शन में कि इसमें यूरिया नहीं होता है। ओके, एक्सेप्ट इट हैज़ नो यूरिया, इसमें कोई भी यूरिया नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें प्लाज्मा के बराबर होती हैं जो भी प्लाज्मा कंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ किडनी स्टोन इज़। तो जो किडनी स्टोन होती है वो क्या होता है? तो किडनी स्टोन के बारे में भी आप सभी लोग फैमिलियर हैं। बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसमें जो है यूरिक एसिड या फिर जो ऑक्सलेट होते हैं उनका डिपोजिशन होने लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 21 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और
सच एज एन ऑक्जेलेट क्रिस्टलाइज्ड इन द पेल्विस। तो जो किडनी का पेल्विस पोर्शन होता है, जैसे कि सपोज अगर ये किडनी है तो इसका जो चौड़ा वाला आप जानते हैं जो पेल्विस होता है, थोड़ा ब्रॉड पोर्शन होता है ये वाला। ओके, तो यहीं पे कहा जा रहा है जो पेल्विस है, पेल्विस में ऑक्जेलेट क्रिस्टलाइज होने लगता है। ओके, ऑक्जेलेट जो है क्रिस्टलाइज होने लगता है, तो इसलिए जनरली हम लोग ऑक्जेलेट का ही नाम बार बार जानते हैं, पढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास 22 है, पोडोसाइट्स आर द सेल्स प्रेजेंट इन। तो बिल्कुल पोडोसाइट जो सेल होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं वुमन कैप्सूल की इनर वॉल में, अंदर की वॉल में पोडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कीटोन बॉडी। इसमें से कौन एक कीटोन बॉडी नहीं है, तो सक्सीनिक एसिड कीटोन बॉडी नहीं है। ओके, बाकी एसिटोएस्टिक एसिड, एसीटोन एंड बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइक एसिड ये सारी जो है हैं, लेकिन जो हमारे पास सक्सीनिक एसिड है वो कीटोन बॉडी नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द एवरेज क्वांटिटी ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय मैन पर डे इज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यूरिया है यूरिन में मैन में पर डे कितना जो है सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये आपको अमाउंट याद रख लेनी है, 25 to 30 ग्राम यूरिया वो यूरिन में पर डे एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 25 है, फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन। फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है बोमन्स कैप्सूल में। ओके, बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स इन। ओके, जो अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन होता है वो कहाँ पे होता है, या फिर जो डीएमिनेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है। फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि जो अमोनिया होता है वो टॉक्सिक होता है, हानिकारक होता है, तो उसका जो है कन्वर्जन हो जाता है और फिर वो यूरिया में बदल दिया जाता है। ओके, नाउ और जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं एज एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो आपको पता है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, जनरली वाटर में ही पाए जाते हैं। एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं जनरली उसमें अमोनिया जो एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में निकाला जाता है। नाउ हमारे पास जो है जो 26 है वो क्या है, 26 में हमारे पास लिवर बिल्कुल ऑर्निथिन साइकिल होती है जिसमें कि जो है यूरिया का सिंथेसिस होता है। तो नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है द यूरिन इज़। अब यूरिन के बारे में कहा गया है कि इसके बारे में बताना है। तो जो यूरिन होता है वो हाइपरटोनिक होता है ब्लड से, यानी कि ब्लड से इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। हाइपरटोनिक होता है, या हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, तो ये जो ब्लड से जो है इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, और ये मेडुलरी फ्लूइड के आइसोटोनिक होता है, और जो मेडुला में यानी मेडुलरी फ्लूइड जो होता है मेडुला में उससे जो है इसकी कंसंट्रेशन बराबर होती है, समान होती है, तो ये आइसोटोनिक होता है मेडुलरी फ्लूइड के, बट ब्लड से जो है ये हाइपरटोनिक होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 28 है, प्रोटीन रिच डाइट ब्रिंग्स अबाउट रिलेटिवली नो चेंज इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन सॉरी, जो प्रोटीन रिच डाइट ब्रिंग्स अबाउट रिलेटिवली नो चेंज इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इन ऑफ यूरिन। तो ये कह रहे हैं जो प्रोटीन रिच डाइट होती है वो रिलेटिवली कोई चेंज नहीं लाती है, ठीक है, और वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, लेकिन वो यूरिन का एक कंस्टिट्यूएंट्स भी है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि वो क्या है। तो देख लीजिए वो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमारे पास जो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अमोनियम सॉल्ट्स। ओके, ये है अमोनियम सॉल्ट्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो मैचिंग है उसको कराना है, जो करेक्ट मैचिंग है इसको भी कराना है अभी। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। फ्रेंड, इसके पहले मैं आपको ज़रा कुछ बता देती हूँ। हाँ, बताना मैं ये चाहती हूँ कि देखिए कुछ डिसऑर्डर होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जैसे कि सबसे पहले आपके पास क्या है मैं बता देती हूँ अभी, किडनी स्टोन या फिर आपने रीनल स्टोन पढ़ा। ओके, किडनी स्टोन या तो फिर रीनल स्टोन पढ़ा है। तो ये जो रीनल स्टोन होता है इसमें क्या होता है, ये कैसे हो जाता है, देखिए इसमें जो है एक्सेसिव हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो एक्सेस यूरिक एसिड होता है, अधिक यूरिक एसिड होता है, या तो फिर ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से जो रीनल स्टोन्स या फिर इनको रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। तो रीनल कैल्कुलाई के नाम से भी अगर आता है तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये क्या कहलाता है, रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई भी कहलाता है। तो जो स्टोन होता है वो किडनी में प्रेजेंट होता है, और
जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके, और इसकी जो सर्जरी होती है, जब इसको सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है तो इसको कहते हैं नेफ्रोलिथोटॉमी, या तो फिर इसको लेज़र थेरेपी से ब्रोक करके तोड़ तोड़ करके निकाला जा सकता है। नाउ नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्राइटिस को ब्राइट्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें किडनी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है। ओके, और क्या होता है, ये किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हो सकता है, और या तो फिर जो बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई है उसके टॉक्सिन के द्वारा भी हो सकता है। नाउ अब इसमें जो है, जो सिम्टम होते हैं, बैक में पेन होता है और पेनफुल मिक्चुरेशन होता है, यानी जब यूरिन पास करेंगे तो फिर पेन होगा। नाउ रीनल फेल्योर या फिर किडनी फेल्योर क्या होता है? इसमें क्या होता है, पार्शियली या टोटली इनएबिलिटी होती है किडनी की कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाती है। तो यूरीमिया भी हो जाता है, यानी ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, यूरीमिया भी हो जाता है। और ट्यूब्यूलर इंजरी की वजह से, बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से, या तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई की वजह से, इन सब कारण से ये सब हो जाती हैं चीज़ें। नाउ डायबिटीज़ इंसिपिडस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन होती है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा थर्स्ट होती है, प्यास लगती है, और फिर बार बार मिक्चुरेशन होता है, और यूरिन बहुत ज़्यादा जो है डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है। और इसमें होता क्या है, क्यों होता है ये? क्योंकि जो है, जो आर्जिनिन और वैसोप्रेसिन होता है इसकी डिफिशियंसी हो जाता है, जिसको जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। या तो फिर किडनी की एडीएच के लिए सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, तो ये हो जाता है। ओके, तो ये सारे जो है डिसऑर्डर थे, जिसमें से आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस पूछा जाता है, और किडनी स्टोन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। यूरीमिया तो बताया ही मैंने, और बाकी आपका ग्लाइकोसूरिया जो आपको वो याद रख लीजिए, जो ग्लाइकोसूरिया होता है। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया में जो है ये जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है, इस कंडीशन को कहते हैं, अधिक अधिक प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। हीमेटूरिया जो होता है वो क्या होता है? यूरिन से ब्लड आने लगता है तो वो हीमेटूरिया हो जाता है। नाउ और पॉलीयूरिया क्या होता है? जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूरिन पास होता है। ओके, एल्केप्टोनूरिया एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, जिसमें कि जो होमोजेंटिसिक एसिड होता है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन के साथ, होमोजेंटिसिक एसिड। ओके, नाउ सिस्टाइटिस जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है। नेफ्राइटिस जो होता है वो क्या होता है? वो किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और आगे अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो ये है कि कॉलम 1 है और उसकी मैचिंग करवानी है कॉलम 2 से, और करेक्ट आंसर जो है वो बताना है। कॉलम 1 में है यूरीमिया, हीमेटूरिया, कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया एंड प्रोटीन्यूरिया। और कॉलम 2 में हमारे पास है एक्सेस ऑफ प्रोटीन लेवल इन यूरिन, 2 प्रेजेंस ऑफ हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन, 3 प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन, एंड 4 है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन एंड प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन। तो अब यहाँ पे मैंने अभी डिस्कशन किया है फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे हम लोग 29 के लिए जो करेक्ट आंसर है उसको देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं। देखिए, तो जो यूरीमिया है क्या होगा? ये प्लस प्रेजेंस ऑफ यूरिया होगा, ओके, ब्लड में या यूरिन में जो है वो। और दूसरा हमारे पास जो बी है, इसमें क्या है? हीमेटूरिया। हीमेटूरिया में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन होगा। नाउ सी है कीटोन्यूरिया, इसमें है प्रेजेंस ऑफ हाई कीटोन बॉडी इन यूरिन। एंड डी में है हमारे पास ग्लाइकोसूरिया, तो ग्लाइकोसूरिया में प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन है। एंड ई है प्रोटीन्यूरिया, तो एक्सेस प्रोटीन लेवल हो जाएगा यूरिन में, और पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है फ्रेंड। ओके, तो ये आप देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29 के बाद 30 है। 30 में हमारे पास है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज कॉज ड्यू टू। जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस में वो किस वजह से होता है? ये होता है हमारे पास कि एन एफरेंट आर्ट्रियोल इज स्लाइटली लार्जर दैन दी ईफरेंट आर्ट्रियोल। मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं, तो उसमें जो एफरेंट होती है वो ब्लड को अंदर लेकर के आती है, और जो ईफरेंट होती है वो क्या होती है? वो बाहर लेकर के जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो स्लाइटली बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है एफरेंट आर्ट्रियोल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31 है। 31 में हमें देखना है, 31 में हम देख लेते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन। तो नॉर्मल ह्यूमन के लिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास 31 का जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट, कि जो प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। जो कीटोन बॉडी की जो प्रेजेंस है यूरिन में वो डायबिटीज़ मेलिटस की इंडिकेशन है कि डायबिटीज़ मेलिटस उसको बीमारी हो रही है। तो कीटोन बॉडी नहीं आनी चाहिए यूरिन में, अगर आ रही है तो फिर टेस्ट होना चाहिए उसके लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 32 है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज़ द रेशियो ऑफ। तो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो किसका रेशियो है, तो ये रेशियो है GFR, ओके, और एंड RPF का। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 33 में हमें मैच करना है। 33 में है, मैच द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ सेक्शन 1 विद द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन सेक्शन 2। तो मैच करना है और करेक्ट कॉम्बिनेशन के आंसर्स बताने हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 में है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, 2 में है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, एंड 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, 4 स्टोरेज ऑफ यूरिन, एंड सेक्शन 2 है हेनलेज लूप, 2B है यूरेटर, C यूरिनरी ब्लैडर, एंड D मैल्पिघियन कॉर्पसस, E है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 33 का वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग मैच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो क्या होगा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो मैल्पिघियन ट्यूब कॉर्पसस में होगा। तो ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है। देन हमारे पास है जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है वो हेनले के लूप में होता है, एंड जो यूरिन का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूरेटर से होता है, यूरेटर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है यानी कि ले जाया जाता है, फिर मैच्योरेशन होता है। देन उसके बाद जो स्टोरेज है यूरिन, यानी कि जो यूरिन को स्टोर किया जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में किया जाता है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में क्या है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैन। तो अब यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है किसके रिगार्डिंग, स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो 34 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए जो ई वाला ऑप्शन है, द काउंटर करेंट सिस्टम कंट्रीब्यूट इन डाइल्यूटिंग द यूरिन। जो काउंटर करेंट सिस्टम होता है वो यूरिन को डाइल्यूट करने में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला है फ्रेंड, यूरिन इज़ हाइपरटोनिक इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये रॉन्ग है। ओके, नाउ उसके बाद देखते हैं, व्हेन द यूरिन पासेज इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इट बिकम्स हाइपोटोनिक, ये भी सही नहीं है। एंड 3 है हमारे पास, यूरिन इज़ आइसोटोनिक इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कि जो यूरिन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में PCT में ये आइसोटोनिक होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि 3 ओनली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इसको देखना है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है, सारे ऑप्शन देखने के बाद मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो ई है, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड एज द DCT। जो लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लूप है, जो ऊपर की तरफ जाता है, वो किस में एक्सटेंड हो जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्सटेंड हो जाता है। आप लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नाउ 37 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 37 यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आ गया है, अब सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे आपके। तो 37 में हम लोग को क्या बताना है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट अ सिंगल नेफ्रॉन फ्रॉम अ मेमेलियन किडनी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द नंबर्ड रीजन इज। ओके, तो अब यहाँ पे अब हम लोग को बताना है रीजन इज़, अब 1 है द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइट है, 1 वाला है। 2 वाला है कि पर्टिकुलरली सेंसिटिव है DH के लिए। 3 है
कि मेन साइट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए एंड अमीनो एसिड्स के लिए, एंड फोर्थ है लार्जली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के पीएच की एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो 37 है इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो ए वाला है, ओके, जो ए है वो क्या है, ये हमारे पास एक ए है, ये इसके लिए जो पहला वाला है यानी कि द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बिल्कुल आपको पता है कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, वुमन कैप्सूल है, वुमन कैप्सूल है ये, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो ये ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है वहाँ पे। देन यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा वाला है यानी जो बी है, ओके, जो बी है उसके लिए क्या करेक्ट है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग उसके बाद हाँ बी के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या करेक्ट है। तो देखिए बी तो हमारे पास अभी नहीं आएगा फ्रेंड, पहले हम लोग यहाँ पे ई के लिए देखते हैं। ओके, तो जो ई वाला पोर्शन है पहले इसको देख लेते हैं। तो ई में क्या होगा, ये 2 वाला करेक्ट हो जाएगा ई के लिए। क्या कैसे करेक्ट होगा, ये हमारे पास 2 वाला, ये जो है पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है, ये जो पोर्शन है ये एडीएच के लिए सेंसिटिव है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग थर्ड के लिए देख लेते हैं। थर्ड वाला जो है हमारे पास कि थर्ड वाला क्या है कि ये मेन साइट है, तो यहाँ पे हम लोग सी देख लेते हैं। इस सी को देखिए, ये जो है हमारे पास ये मेन साइट है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। किसका रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन। एंड नाउ अब यहाँ पर हम लोग को देखना है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले के लिए हमारे पास जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की पीएच के एडजस्टमेंट के लिए। और बी के लिए हमारे पास इसमें ऑप्शन ही नहीं है फ्रेंड, तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि बी के लिए जो ऑप्शन है वो इससे 1 2 3 4 5 से 4 से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो बाकी जो है आपका हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे हमारे लिए जो 37 का डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, तो 37 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 38 देख लेते हैं। तो 38 में हमारे पास इन पेरिटोनियल डायलिसिस, जो पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं उसके लिए जो हमारे पास करेक्ट है उसको बताना है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो रिमूव नहीं किया जाता है बॉडी से और नेचुरल फिल्टर को यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है ब्लड को रिमूव नहीं करते हैं बॉडी से और नेचुरल फिल्टर का यूज़ करते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए हमें जो फ्रेंड्स अब मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ वो पहले देख लेते हैं, देन आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, ओके, तो किडनी का ट्रांसप्लांट कब होता है, जब किडनी कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है। और यहाँ पे जब डैमेज हो जाती है फ्रेंड, जब किडनी, तो फिर क्या करते हैं, तो देखिए ट्रांसप्लांट 2 तरीके के ट्रांसप्लांट के कुछ टाइप्स पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ऑटोग्राफ होता है, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है, जब डोनर एक सोर्स भी होता है, ओके, जो डोनर है वही सोर्स भी है, तो इसको कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। इसको क्या बोला जाता है, ऑटोग्राफ्ट बोला जाता है। और एलोग्राफ्ट क्या होता है कि डोनर कोई और है, ओके, लेकिन और जो है वो किसी और उसी सेम स्पीशीज़ से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि ह्यूमन की स्पीशीज़ सेम है तो किडनी किसी ने डोनेट कर दी, ओके, तो कोई डोनर है, तो ये एलोग्राफ्ट का केस कहलाएगा। तो ये कौन सा केस कहलाएगा, एलोग्राफ्ट। जनरली एलोग्राफ्ट ही होता है। ओके, नाउ और क्या होता है कि जीनोग्राफ्ट होता है। इसमें जो डोनर होता है वो कोई दूसरी स्पीशीज़ होती है, ओके, तो जो डोनर की स्पीशीज़ ही कोई और है, ह्यूमन नहीं होगा, कोई और स्पीशीज़ होगी। आई मीन कभी कभी किसी एनिमल का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, एनिमल से भी, तो उस केस में क्या होता है, जीनोग्राफ्ट होता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए अब जो है हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, जिसमें कि होता क्या है कि बहुत ही हाई लेवल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है उनको, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, कीटो एसिड्स हैं, विटामिन सी हैं। ओके, तो अगर कोई कहे कि ग्लूकोज के लिए जो रीनल थ्रेशोल्ड है वो कितना होता है, तो वो आपको बताना है, वो होता है 180 मिलीग्राम पर 100 ml। ओके, ये आप समझ लीजिए यहाँ पे। नाउ जब किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है
तो एक ड्रग यूज़ की जाती है जिसको क्या कहते हैं, साइक्लोस्पोरिन। इसे याद कर लीजिए आप लोग। इम्यूनोसप्रेसेंट होती है ये जो ड्रग होती है इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, साइक्लोस्पोरिन। नाउ इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आर्टिफिशियल किडनी के बारे में तो आपको पता ही है कि जो डायलिसिस होता है ना, हीमोडायलिसिस कहा जाता है। और जो हीमोडायलिसिस होता है वो क्या करता है, ये जो है क्या होता है हीमोडायलिसिस, ये सर्टेन कुछ जो है सब्सटेंस को ब्लड से सेपरेट करता है और एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करता है। ओके, जो पोर्स होते हैं उस मेम्ब्रेन में, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें कुछ पोर्स होते हैं जो कि कुछ सब्सटेंस को ही आने देते हैं बल्कि दूसरे सब्सटेंसेस को नहीं आने देते हैं। और जो ब्लड होता है वो आर्टरी से पंप किया जाता है ट्यूब में और फिर डायलाइज़र पे वो फिर रन करता है। और जो डायलाइज़र होता है उसमें डायलिसिस फ्लूइड भरा होता है और जिसकी जो है क्वांटिटी वो इलेक्ट्रोलाइट्स के सेम होती है और न्यूट्रिएंट्स और जो भी होते हैं वो नॉर्मल प्लाज्मा के सेम होते हैं, लेकिन उसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, जैसे कि यूरिया नहीं होता है। इसका क्वेश्चन भी मैंने कराया है आपको। तो यहाँ पे आप लोग जो है ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। और अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी, खासकर एल्ब्यूमिन प्रोटीन, तो क्या होगा, ये कब हो जाता है ऐसा, ये ऐसा जब यूरिनल ट्रैक्ट की इंजरी हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। और जब जॉन्डिस होती है तो बाइल सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है यूरिन में। ओके, जब जॉन्डिस यानी कि जब पीलिया होता है तो क्या ज़्यादा हो जाता है, किसकी अधिकता हो जाती है, बाइल सॉल्ट्स की अधिकता हो जाती है यूरिया में और यूरिन में। और जब क्या कहते हैं डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलिटस होती है, तो ग्लूकोज अधिक हो जाता है यूरिन में। नाउ बाकी आपकी जो कीटोन बॉडीज़ वगैरह हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइटिक एसिड जो होती है, जब डायबिटीज़ होता है तो ये ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग फास्टिंग होता है तो ये ज़्यादा हो जाता है। नाउ हाइपरथायराइडिज्म जब होता है या स्टारवेशन होता है तो क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड जो थोड़ा सा आपको और नॉलेज को और इन्हेंस करता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, और एक आपके पास है ANF, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। नाउ ANF इसको कहते हैं एट्रियल, यानी जो एट्रिया होता है ऑरिकल, तो एट्रियल, फिर नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, F फॉर होता है फैक्टर। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास ANF होता है। ये कैसा फैक्टर होता है, ये ऐसा फैक्टर होता है जो कि ये ऐसा फैक्टर होता है जो कि रास, यानी कि रास पहले समझ लीजिए क्या है, फिर आगे देखते हैं। रास, RAAS, रास क्या है, रास है आपका रेनिन। ओके, रेनिन है और एंजियोटेंसिन है, रेनिन है, एंजियोटेंसिन है और एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, तो ये जो है जो रैस का रेगुलेशन होता है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का जो रेगुलेशन होता है उसको अपोज करता है। ओके, ये उसको अपोज करता है। नाउ जो एट्रिया या ऑरिकल की जो वॉल होती हैं हार्ट के, वो ANF को रिलीज़ करती हैं। कब रिलीज़ करती हैं, इन रिस्पॉन्स टू, कब रिलीज़ करती हैं, जब ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ, और जो ANF होता है वो जक्स्ट्राग्लोमेरुलस जो होता है JGA, उससे रेनिन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है। ओके, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस अपरेटस से, JGE से, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, JGA से रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है कि ना हो पाए। ओके, और क्या होता है, और ये क्या करता है, ये सोडियम जो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होता है, ओके, तो उसके रीअब्जॉर्प्शन को भी रोकता है, इनहिबिट करता है। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है या ना, उसकी वजह से रुक जाता है, कम हो जाता है। और क्या करता है ये एल्डोस्टेरॉन को, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ होने से रोकता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन की रिलीज़ को भी रिड्यूस करता है। और ये सोडियम आयन का जो एक्सक्रीशन होता है उसको यूरिन में इंक्रीज़ करता है।
ओके, ये सोडियम आयन के एक्सक्रीशन को यूरिन में इंक्रीज़ करता है। तो इतना सारा काम ये करता है और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए यहीं पे इतना ही काफ़ी है। और प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिए, लर्न करिए, शेयर करिए, बहुत लोगों तक मदद पहुंचाइए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।